गुड मॉर्निंग। हम लोग राष्ट्रपति पर बात कर रहे थे और आज उससे आगे कल हमने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के संबंध में आपसे बात कर ली थी। आपको बता दिया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, किस प्रकार से राष्ट्रपति की शपथ होती है, इस संदर्भ में हमारी आपकी कल बात हो चुकी थी। फिर महाभियोग की प्रक्रिया पर हमारी बात हो गई थी। 61 महाभियोग की प्रक्रिया, हमने कहा था यहां से कोई भी प्रश्न किसी का होता है तो आप लोग जरूर पूछेगा। हिंदी की क्लास ही नहीं, अब मैं सारी क्लास ऑनलाइन करने जा रहा हूं। पूरा इंस्टीट्यूट ही ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में मैं शिफ्ट कर रहा हूं। आज से वेबसाइट पे मैंने लिंक शुरू करा दिया है, आप लोग अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। जिन लोगों का कोर्स अभी बाकी था उनकी फीस हमारे पास जमा है, उनको उसी फीस में ऑफलाइन से ऑनलाइन एडमिशन दिया जा रहा है। बाकी जो नए बैच शुरू होंगे उसमें हम ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मॉड्यूल में एडमिशन देंगे और उनको फीस वगैरह जमा करने के बाद हमारी वेबसाइट पे वो परमिशन मिल जाएगी। क्योंकि अभी जो सरकार की स्थिति दिख रही है और जो महामारी की स्थिति दिख रही है, पेंडेमिक जिस फेज में जा रहा है, वहां लग नहीं रहा लंबे समय तक ऑफलाइन क्लास शुरू हो पाएंगे। अभी तक तो ये इंतजार रहा कि इस महीने, अगले महीने अब शुरू हो जाएगा, तब शुरू हो जाएगा, लेकिन अब फाइनली यह तय हो गया है कि शुरू नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब हम ऑनलाइन एडमिशन ही देने जा रहे हैं और उसमें सारे कोर्स हमारे ऑनलाइन रहेंगे। उसमें आपको ऑनलाइन हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। यूट्यूब पर बीच बीच में वीडियो पढ़ते रहेंगे, लेकिन रेगुलर कोर्स अब यूट्यूब पर नहीं चलेंगे। थोड़े दिन और हम ये पॉलिटी का पोर्शन पूरा करके उसके बाद ऑनलाइन फ्री क्लास बंद करेंगे, ठीक है। फिर हम अपने पोर्टल पे एडमिशन देने के बाद वहां से क्लासेस रन करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो पढ़ते रहेंगे जो आप लोगों को सामान्य जानकारी से संबंधित होंगे, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन होगा, लेकिन विधिवत हमारे क्लासेस सारे हर कोर्स के, उसमें हम पूरा कोर्स भी रखेंगे और पोर्शन भी रखेंगे कि किसी बच्चे को किसी भी पोर्शन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी उसको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज अभी हम इस पे शुरुआत करते हैं। आप लोगों को फेसबुक और अन्य माध्यमों से मैंने ये सूचना दे दी है कि वहां से आप जाके पता कर सकते हो, वहां से चीजें देख सकते हो। फी वाली क्लास बस शुरू ही हो जाएगी विद इन वीक। बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया है। तैयारी ये थी कि ऑफलाइन ही शुरू हो जाए तो हम शुरू करेंगे, लेकिन अब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। बाकी आप ऑनलाइन एडमिशन दिल्ली के संस्थाओं में भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि टीचर से आके पर्सनली आप मिल सके। तो बरेली में आपके पास ये सुविधा रहेगी कि आप ऑनलाइन तो क्लास करिए, जिसमें प्रतिदिन आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन सप्ताह 10 दिन पे अगर जो आप संस्थान आना चाहते हैं, अकेले भीड़ नहीं इकट्ठी होगी, लेकिन इंडिविजुअल गाइडेंस के लिए मैं अवेलेबल रहूंगा। तो बिल्कुल नई प्रक्रिया और नए तरीके से मैं अपनी चीजें शुरू करने जा रहा हूं। चलिए, अभी तो फिलहाल हम लोग राष्ट्रपति पर बात कर रहे हैं। इसमें अभी तक आर्टिकल 61 तक हमारी बात हो चुकी है। जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से एडमिशन है उन्हें कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, उनको हम सीधा ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। नए सिरे से जिनको एडमिशन लेना है उनके लिए सभी सूचनाएं विज्ञापन के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएंगी। पुराने बच्चों को कोई फीस नहीं देनी है, जिनकी फीस हमारे पास ऑलरेडी जमा है उनको बस ऑनलाइन में फॉर्म भरना है, विदाउट फी पेमेंट किए हम वहां पे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है इमरान, तुम्हें फी नहीं जमा करनी पड़ेगी, तुम्हारा एडमिशन अगर जो है हमारे यहाँ। 61 आर्टिकल तक हमने कल आपको बता दिया था, वहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हेडिंग डालिए आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आप उसे फिल कर दीजिए, हमारे पास वो आ जाएगा। ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत होगी तो उसमें आपका नंबर है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बाकी आप लोग जो सुझाव दोगे वो हम
और ऐड करा देंगे, अपनी टेक्निकल टीम को बोलेंगे कि ये फॉर्म सबमिशन का मैसेज बच्चों के पास जाना चाहिए, उसके लिए भी वो उसमें कोई प्रावधान करेंगे। जैसा जैसा मिलके बातें होंगी, चूंकि हम भी बहुत अभ्यस्त नहीं थे ऑनलाइन के, लेकिन अब हमें होना पड़ेगा, समय की मांग है। क्योंकि आज एक रिपोर्ट आई है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, 3 महीने बाद उनके संक्रमित होने की संभावना फिर बन जा रही है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो एंटीबॉडी तैयार होते हैं उनकी मात्रा घट रही है। तो अगर जो 3 महीने बाद बॉडी में एंटीबॉडी की मात्रा घट रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप दोबारा संक्रमित हो सकते हैं, और इस स्थिति में कोई वैक्सीन भी काम नहीं करेगी। तो अब क्या होगा ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन वर्तमान में बढ़ते हुए महामारी के प्रकोप को देखते हुए यह तो कम से कम कहा ही जा सकता है कि अभी फिलहाल इससे निजात महीने 2 महीने नहीं दिखाई दे रही है। ऑलरेडी हम काफी समय इंतजार में गुजार चुके हैं, इसलिए अब और इंतजार नहीं, बस शुरुआत। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। इसको समझ लीजिए। पहला पॉइंट तो इसमें यह है कि राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि यदि राष्ट्रपति ने अपना पद ग्रहण किया है, जिस तारीख को शपथ ग्रहण किया है, उस तारीख से 5 साल हम ये मान के चलेंगे कि वो पद पर रहेंगे, तो 5 साल पूरे हो रहे हैं। मान लीजिए पहले जो राष्ट्रपति महोदय हमारे पद ग्रहण करते हैं, उन्होंने 5 जुलाई को पद ग्रहण किया है 2015 में, तो 5 साल 5 जुलाई 2020 को वो सेवानिवृत्त होंगे, तो या 5 जुलाई को ही आके करा देंगे, तो तय हो जाने के बाद ये मामला हो जाएगा। गुलशन जैदी का क्वेश्चन है, क्या ऐसी स्थिति में एग्जाम होगा बीओ और आरओ का? बेटा ऐसे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। कल से इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं, कल पीसीएस का इंटरव्यू है, उन्होंने नहीं टाला है, सैटरडे संडे वाले शेड्यूल कर दिए हैं आगे। तो ऐसी स्थिति में कमीशन को देख के, जैसे एपीओ का एग्जाम जिस सैटरडे संडे में था उधर लॉकडाउन हो गया, तो उन्होंने फिर 1 सप्ताह 10 दिन बाद की ही डेट दी है। इसका मतलब कमीशन एग्जाम लेने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसी स्थिति में तो हम यही कहेंगे कि एग्जाम होगा। बाकी क्या होगा ये अभी तक कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि पेंडेमिक में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। कब कौन पॉजिटिव हो जाए, कब कौन कोविड में चला जाए, कब स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में कुछ भी पूर्व अनुमान लगा पाना कठिन है। लेकिन अभी आयोग की कोशिश देख के तो यही लग रहा है कि एग्जाम होगा। कब होगा वो लगातार अपडेट कर रहे हैं। आयोग इतनी जल्दी सूचनाएं कभी नहीं देता था, रोज दे रहा है। एपीओ मेंस की अगली डेट उन्होंने फिर दे दी, जुलाई में ही दे दी। ठीक है सर बीए फाइनल ईयर का क्या होगा? बेटा बीए वाला यूनिवर्सिटी वालों से पूछो। सर अपने यहाँ कितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू में हैं? अभी बेटा हमारे पास टोटल जो तैयारी कर रहे हैं उसमें 14 बच्चे आ रहे हैं। कल से इंटरव्यू शुरू है। परसों हमारा एक स्टूडेंट है विजय और रवीश से आप लोग परिचित होंगे, लगातार 2 बार से उसका सिलेक्शन हो रहा है। बरेली में ही अभी उसकी पोस्टिंग भी है और इस बार फिर वो इंटरव्यू दे रहा है। तो रवीश का और विजय का 2 लोगों का परसों इंटरव्यू है 16 को। ठीक, आप लोग भी तैयारी करके आइए, आप लोग भी इंटरव्यू दीजिए। हमने तो पाबंदियों के बावजूद भी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए मॉक इंटरव्यू भी अपने यहाँ कराए, कमिश्नर साहब को बुला के, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से फॉलो करते हुए, कोचिंग बिना खोले हुए, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करते हुए बच्चों की तैयारी कराई है। अभी भी डेली जूम पर और जियो मीट पर, अब तो जूम खत्म करके हम लोगों ने आदत में जूम पड़ा है, जियो मीट पर डेली रात में हम लोग लाइव होकर उस पर बातचीत करते हैं इंटरव्यू पर। तो कल से शुरू हो जाएगा, उधर भी काम चल रहा है। अब हर चीज ऑनलाइन होने ही जा रही है। कुछ दिनों बाद हो सकता है इंटरव्यू ही ऑनलाइन होने लगे, जाना ही न पड़े। खैर,
राष्ट्रपति के बारे में हमने पहली बात बताई कि उनका पद रिक्त होने से पहले 5 वर्ष पूरे होने से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे, नए व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। ये तो हो गई सामान्य स्थितियां। लेकिन फिर कभी ऐसा होता है कि कैजुअल वैकेंसी हुई है, आकस्मिक रिक्ति हुई है। कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि अचानक किसी कारण से, और अचानक के कारण क्या होते हैं, दूसरे पॉइंट में दिया गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 मास बीतने से पहले किया जाएगा, और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। अब इस पॉइंट को हम समझा देते हैं। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से बताई गई हैं। पहली बात क्या बताई गई है कि यदि आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति की पद रिक्ति होती है, उसके कारण इन्होंने क्या दे दिए, या तो राष्ट्रपति जी निकल ले, मृत्यु हो जाए, ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, पद त्याग हो जाए, वो रिजाइन कर दे, या पद से हटा दिए जाए, इम्पीचमेंट हो जाए, या कोई ऐसा अन्य कारण जिससे कि उनके पद में अचानक रिक्ति हो गई है। तो यहां पर क्या होगा, अचानक पद रिक्ति में उपराष्ट्रपति महोदय का जो पद है, जो कि राज्यसभा के सभापति के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो तत्काल राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेंगे और राष्ट्रपति के कार्य एवं दायित्व को निभाने लगेंगे। ये तो हो गई उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में भूमिका। लेकिन यह भूमिका अधिकतम कितने दिन चल सकती है, तो उसके लिए कहा गया है अधिकतम 6 माह। 6 महीने के अंदर आकस्मिक रूप से ही राष्ट्रपति का पद रिक्त हुआ है, तो 6 महीने के अंदर हम नए सिरे से इलेक्शन करा के नए राष्ट्रपति का चयन कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेगा वो राष्ट्रपति पद आकर ग्रहण कर लेगा। और जो दूसरी बात बताई गई, जो नया व्यक्ति राष्ट्रपति पद को ग्रहण करेगा, वह पद ग्रहण की तारीख से 6 माह तक, 5 वर्ष तक, जो 56 में शर्त लगी हुई थी कि 56 में पहला पॉइंट क्या बताया गया कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे। तो नया चुना हुआ व्यक्ति 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। इसको और क्लियर करके समझा देता हूं कि जैसे राष्ट्रपति का अचानक पद रिक्त हुआ तो उपराष्ट्रपति ने पदभार संभाल लिया, वो कितने दिन रह सकते हैं अधिकतम ऑफ सिटिंग में? 6 महीने। 6 महीने से पहले हम फ्रेश चुनाव कराएंगे, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नए राष्ट्रपति के चयन की प्रक्रिया पूरी करेंगे, और जो नया व्यक्ति चुना जाएगा वो जब चुना जाएगा और शपथ ग्रहण करेगा तब से 5 वर्ष होगा, न कि पिछले राष्ट्रपति के बचे हुए टाइम का होगा। अमेरिका में अलग स्थिति है और हमारे यहाँ अलग स्थिति है, इसलिए ये पॉइंट हमारे आर्टिकल में क्लियर दिया गया है। तो आर्टिकल 62 में मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई हैं। पहले पॉइंट में 1 बात, दूसरे पॉइंट में 2 बातें, और तीनों बातें मैंने आपके सामने रख दी। अगर जो क्लियर हो गई हो तो यस लिख के भेज दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। ये हो गया आर्टिकल 62। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 63 पर। 63, सर अगर प्रेसिडेंट के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित कर दे तो उनके द्वारा किए गए कार्य का अवैध माने जाएंगे। यस बेटा, अगर जो किन कंडीशन में अवैध घोषित हुआ उससे तय होगा। अगर जो सामान्यतः निर्वाचन आयोग वह प्रक्रिया पूरी कराता है और कहीं भी कुछ ऐसा होता है तो उसका ध्यान रखता है, लेकिन यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो उनके द्वारा किए गए कार्य भी अवैध कार्य होंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि ऐसी कोई स्थिति बनती दिख ही नहीं रही है। सर स्पीकर राज्यसभा का कौन हो जाता है फिर जब वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं? अभी उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो बेटा ये बता देंगे। स्पीकर कौन हो जाता है मत कहा करो। स्पीकर एक पद का नाम है जो सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में हम उसे सभापति बोलते हैं, चेयरमैन। ठीक, तो वहां पर जो चेयरमैन की भूमिका निभाते हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन राज्यसभा में एक वाइस चेयरमैन होते हैं, उपसभापति होते हैं जो सदस्यों में से चुने जाते हैं। तो जब उपराष्ट्रपति महोदय आके राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं
तो जो उपसभापति होते हैं वो वहां सदन की कार्यवाही उपसभापति के रूप में कराते रहते हैं। ठीक है बेटा ऐश्वर्या, क्लियर हो गया? यस सर ताज गुड्डू। अमन गौर सर, आफ्टर इम्पीचमेंट डज प्रेसिडेंट फेस एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम बिकॉज ही वाज वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, राष्ट्रपति के लिए एक विशेष प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद पर किए गए किसी कार्य को किसी कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये उनको विशेषाधिकार मिला है 361 से। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए जो भी कोई कार्य करते हैं उसको कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक बेटा अमन। दीप्ति सर, क्या आज तक प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुआ है? नहीं बेटा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। द्वितीय चक्र की मतगणना जरूर हुई है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके बेटा, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 63। लेकिन 63 में आ जाते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट पे हम बाद में बात करेंगे, राष्ट्रपति के ही बारे में अभी हमें बात करनी है। तो आगे के कुछ अनुच्छेदों पर हम जाके पहले बात कर लेंगे, लौट के उपराष्ट्रपति पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि 63 से उपराष्ट्रपति की बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में जो अन्य बातें हैं वो हम यहीं पे पहले डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति हमारे क्लियर हो जाए तब हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। अब हेडिंग डालिए अनुच्छेद 70, सीधा 70 की हेडिंग है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ये कहां दिया गया है? अनुच्छेद 70 में दिया गया है। इसका मतलब क्या है? आगे लिखा है, संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। इसकी कहानी यह है कि अगर जो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे। कितने मैक्सिमम कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने तक हम इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन मान लीजिए उपराष्ट्रपति ने पद संभाला, किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, ऐसा हो चुका है, तुम्हारी किताब में कहानी दी गई है, आप देख सकते हो। उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद, तो फिर कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा? तो मुख्य न्यायाधीश, CJI। अब यहां पे प्रश्न आता है कि उसके बाद क्या होगा? तो इसको देखते हुए 70 में संसद को यह अधिकार दिया गया कि संसद यह तय करेगा। संसद ने कानून बनाकर इसकी प्रक्रिया तय कर दी आर्टिकल 70 पर, और उसमें अब जो 5 लोग हैं उनके नाम जानते रहना, कभी पूछ लिया जाता है इसलिए बता दे रहा हूं। उसमें 5 की प्रक्रिया क्या कर दी कि 5 पद निश्चित कर दिए गए। अधिकतम 6 महीने हैं, 5 पद हैं, उतने में काम हो जाता है। जैसे नंबर 1 राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 CJI मुख्य न्यायमूर्ति भारत सरकार उच्चतम न्यायालय, उसके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय भारत सरकार, और अगर जो मान लो वो भी निकल लिए, CJI निकल लिए, उनके बाद वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो आ गए, वो निकल लिए, फिर कौन आएगा? तो वहां पे जोड़ दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अभी इस पद के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे आगे। महान्यायवादी भारत सरकार के वकील होते हैं एक तरीके से। इनको विशेष अधिकार सदन की कार्यवाही में भाग लेने का होता है, बोलने का, वोटिंग करने का राइट नहीं होता, वो सब अभी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल का 5वें नंबर पे नाम रखा गया है। तो ये आर्टिकल 70 में एक प्रावधान किया गया है कि ऐसे ऐसे ये काम हो सकता है। अब राष्ट्रपति के बारे में सामान्य बातचीत हमारी पूरी हो गई है। यहीं पर हेडिंग डालिए राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। अब अनुच्छेद से हम अलग हट के चलेंगे, राष्ट्रपति के बारे में पूरा एक बार आपको पढ़ा देंगे। अनुच्छेद बीच बीच में जिक्र आता रहेगा, वहां हम बताते रहेंगे, लेकिन हमें अब राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां, पावर्स एंड ड्यूटीज, क्या कर्तव्य हैं, क्या कार्य हैं, क्या राष्ट्रपति करते हैं। इनके जो शक्तियां हैं इनको हम 2 भागों में बांट देते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, इनको हम जब समझते हैं तो 2 हिस्सों में बांट के समझ लेते हैं। ऐसे ही तुम्हें बता दे रहा हूं, फिगर आप बना लेना। हम सिर्फ शॉर्ट में कि 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहले ए, जिसमें हम शांतिकालीन
जनरल कंडीशन, और दूसरे में बी, इसमें हम आपातकालीन, इन इमरजेंसी। अब इसमें क्या क्या शक्तियां हैं, इनको 3 हिस्सों में बांट देते हैं और यहां भी 3 हो जाते हैं। ठीक, अब इनमें ऐसे ही हम बोलते जाएंगे A1 2 3, B1 2 3। तुम लोग समझ जाओगे कि किस संदर्भ में ये बात कही जा रही है। क्लियर? राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों को इस तरह से हम 2 हिस्सों में बांटकर समझ लेते हैं। ठीक, एक तरफ शांतिकालीन, दूसरी तरफ आपातकालीन। क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग डालिए शांतिकालीन, या यहीं पे पहले लिख लीजिए शांतिकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियों में नंबर 1, पहले नंबर पर विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स। नंबर 2 कार्यपालिका शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। नंबर 3 न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स। राष्ट्रपति महोदय के नाम से शांतिकाल में 3 प्रकार की शक्तियां प्रभाव में रहती हैं, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। ठीक, आपातकाल में भी 3 हो जाती हैं। आपातकाल में नंबर 1 पर राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, ब्रैकेट में आर्टिकल लिख लो 352। नंबर 2 पर राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356। और नंबर 3 वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। तो 3 शांतिकाल में शक्तियां 3 भाग में बांट के पढ़ लेंगे। ये थोड़ा हमें पढ़ने और समझने में थोड़ी आसानी रहेगी, इसलिए बनवा दिया। यहां तक हो गया, समझ में आ गया बात, तो हम आगे बढ़े। शांतिकालीन शक्तियों में 3 शक्तियां, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स। आपातकाल में 3 तरह से शक्तियां हम पढ़ के समझ लेंगे, राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, 356, 360। यहां तक क्लियर हो गया, ये बन गया, यस लिख के भेज दीजिए। फिर एक हेडिंग डालिए सबसे पहले, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। गुड, चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। विधायी शक्तियों को समझने के लिए आप ये बात ध्यान रखिए कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं उन्हीं को हमने किसमें रखा है। राष्ट्रपति महोदय को हमने अपने संविधान में, अपनी व्यवस्था में संसद का एक हिस्सा बना रखा है, और संसद को ही हम क्या कहते हैं अपने यहाँ, विधायिका। लेजिस्लेचर का ही नाम क्या है, संसद। तो राष्ट्रपति लेजिस्लेचर का एक पार्ट है। यस, हमारे यहाँ लेजिस्लेचर के 3 पार्ट हैं, जिनमें तीनों पार्टों में कौन कौन आता है। नंबर 1 पर राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट, दूसरे नंबर पर लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल, नंबर 3 पे राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। एक क्वेश्चन आया, राष्ट्रपति की नियुक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित होती है तो उसके द्वारा पूर्व में किए कार्य तो वैध होते हैं। शिवानी बेटा, अगर जो राष्ट्रपति की नियुक्ति अवैध होती है, ठीक है, अगर जो नियुक्ति ही नहीं मानी जाती है तो कार्य भी नहीं माने जाते हैं, लेकिन नियुक्ति अवैध होने का कोई आधार ही नहीं बनता। विशेष परिस्थितियों में जब तय होगा कि यह नियुक्ति किस आधार पर अवैध हुई है, तब ये तय होगा। अवैध होने का कोई आधार बनता नहीं है। एक टेक्निकल आधार बनने की संभावना हुई थी प्रणब मुखर्जी के समय कि वो एक लाभ के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति बन गए थे। ऐसे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट उस पद को रिक्त करा देगा और उनको नहीं, लेकिन
क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, वहां पे एफिडेविट लग गया था कि वो पद उन्होंने पहले रिक्त कर दिया था, तो वो मामला वहीं पर क्लियर हो गया था। राष्ट्रपति द्वारा अपने पद पर किए गए कार्यों पर कोई न्यायालय में विचार नहीं होता है। अगर जो इस आधार पर देखो तो उनके द्वारा किए गए किसी कार्य को अवैध घोषित किया ही नहीं जा सकता, लेकिन नियुक्ति होने तक ही ये पता लग जाता है कि ये नियुक्ति वैध अवैध। आज तक कोई ऐसा मामला नहीं आया है। अगर जो पद से हटाए जा रहे तो उनके द्वारा किए गए किसी कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा। भाषा का अंतर होता है। नियुक्ति अवैध आप कह रहे हो तो नियुक्ति अवैध किस आधार पर होगी? निर्वाचन होता है, नियुक्ति नहीं होती। निर्वाचन अवैध किस आधार पर होगा उसको देखा जाएगा। ठीक है बेटा। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संसद का सर संकटकालीन में आर्टिकल 365 ऐड नहीं होगा क्या? बेटा आर्टिकल 365 तो एक कारण है 356 का। 365 रीजन है आर्टिकल 356 का। अगर जो हमने 356 कहा तो ऑटोमेटिक 365 उसमें शामिल है। ठीक, संकटकालीन शक्तियों में 365 356 के अधीन आता है। 365 में तो यह दिया गया है यदि राज्य केंद्र के अनुदेशों को मानना बंद कर दे, राज्य सरकारें केंद्र के अनुदेशों को मानना बंद कर दे, तो केंद्र क्या करेगा? 356 लगाएगा। तो फाइनली क्या होगा एक्शन? 356। तो संकटकालीन शक्ति क्या होगी राज्य के संदर्भ में? 356। 365 ऑलरेडी उसमें है। ठीक, जैसे कि 352 हमने कहा तो उसमें 358 और 359 ऑलरेडी है। 358 और 59 में रीजन दिए गए, उनके आधार पर हमारे एफआर तय होते हैं कि कौन सा एफआर निलंबित होगा, कौन सा एफआर निलंबित नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? तीन 365 तो रीजन है 356 का। आज वो सूचना हमने आप लोगों को दे दी है। हमारी वेबसाइट पे जाके www.shreshthaies.com पे आप लोग अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर जो आपकी फीस हमारे यहाँ जमा है तो आपको परमिट कर दिया जाएगा, क्लास एक्टिव कर दी जाएगी। अगर जो आपका एडमिशन नहीं है तो आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, फीस ली जाएगी आपसे। वो सारी सूचनाएं आपको बाद में दे दी जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने मैसेज डाल दिया है, सब लोग अपना फॉर्म फिल कर दें। ठीक, चलिए अब विधायी शक्तियों में चूंकि राष्ट्रपति विधायिका का एक हिस्सा होते ही हैं तो लगभग सभी शक्तियों में उनका हिस्सा रहता है। सबसे पहला मामला विधायी शक्तियों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो समनिंग द सेशन एंड प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। क्या है? सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। पहला पॉइंट लिख लो, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। सत्र आहूत क्या है? समनिंग द सेशन, सम्मन करना, समनिंग द सेशन। और सत्रावसान क्या है? प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन। अब यहीं पे एक प्रश्न अलग से बता दे रहा हूं कि समनिंग और प्रोरोगेशन तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन सस्पेंशन कौन करता है सेशन का? निलंबित कौन करता है? तो हमेशा याद रखना किसी भी सदन के सत्र को निलंबित करने का अधिकार उस समय जो पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन कहने का ऑन द चेयर। ऑन द चेयर कौन होगा? या तो स्पीकर होंगे या डिप्टी स्पीकर होंगे या चेयरमैन होंगे या वाइस चेयरमैन होंगे, सभापति उपसभापति। तो समनिंग द सेशन एंड प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन का राइट हमेशा राष्ट्रपति का होगा। क्लियर? खास खास पॉइंट बताएंगे जो जरूरी है, बाकी तो सारी शक्तियों में राष्ट्रपति की भूमिका रहती है। सर पॉलिटी की क्लास फ्री ही करा दीजिए। हाँ फ्री ही करा रहा हूं यार, पॉलिटी तो मैं कह रहा। अब मुख्य पॉलिटी में यार बचा ही क्या है? राष्ट्रपति और संसद और न्यायपालिका होने के बाद पॉलिटी खत्म। उसके बाद तो पंचायती राज एक हिस्सा बचा और केंद्र राज्य संबंध बचा। बाकी पॉलिटी में कुछ है ही नहीं। पॉलिटी का जो मुख्य हिस्सा था वो तो सब करा के आ गए तुम्हें, प्रियम्बल से लेके 1 महीने से क्या करा रहे? पॉलिटी तो तुम्हें फ्री करा ही रहे हैं बेटा। पता नहीं किसी ने कहा है आईएएस एस्पिरेंट हैं कोई कि सर आप बहुत अच्छे हैं।
कर दो यार थोड़ी बहुत तारीफ, वैसे भी चारों ओर बहुत नकारात्मकता है। इस निगेटिव टाइम में पॉजिटिव रहना बहुत कठिन है। कल तो पता नहीं क्या हुआ, शाम को इतना निगेटिव फील हो रहा था, फिर हमने कहा पढ़ाना शुरू ही किया जाए। अगर जो खाली बैठे रहेंगे तो और परेशान होते रहेंगे, इसलिए अब मैंने कहा ऑनलाइन ही आया जाए। पूरी तरह से अब मैं ऑनलाइन आ जाऊंगा, सब कुछ। बस आप लोगों को फायदा ये व्यक्तिगत रहेगा बरेली के बच्चों को कि आप कहीं और एडमिशन लेके कभी भी जाके टीचर से नहीं मिल सकते, हमसे आप ऑफलाइन भी आके मिल सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी ऐसा होगा कि ऑनलाइन नहीं, कोई नोट्स है, कॉपी चेक करानी है, व्हाट्सएप पे कॉपियां चेक नहीं हो पाती, तुम जमा कर जाओगे, हम चेक करके तुम्हें वापस दे देंगे। तो ये सारी चीजें ऑफिस के थ्रू भी होती रहेंगी। तारीफ इसने कर दी, कोई बच्चा है ये IAS एस्पिरेंट, तो हमने कहा कर दो निगेटिव टाइम में। चलिए फिर आगे आ जाइए। सत्रावसान और सत्र आहूत दोनों बता दिए। समनिंग द सेशन एंड प्रोगेशन ऑफ द सेशन। सस्पेंशन किसके लिए छोड़ दिया? जो पीठासीन होगा, ऑन द चेयर जो होगा। राष्ट्रपति सिर्फ आहूत और सत्रावसान। यहां पे जो प्रोरोगेशन सर किया गया है सर, सत्र एक बार रिपीट। हाँ, सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना। सत्र जो स्थगन होता है, सस्पेंशन होता है बेटा दीप्ति, वो पीठासीन अधिकारी करता है। पीठासीन अधिकारी अर्थात जो चेयर पर बैठा होता है, ऑन द चेयर। तो चेयर पे कौन होगा? या तो स्पीकर होंगे या डिप्टी स्पीकर होंगे। राज्यसभा में सभापति या उपसभापति होंगे। तो जो भी चेयर पे बैठा है वो सत्र स्थगित करता है। सस्पेंशन, सस्पेंशन किया जाता है मिनटों में, घंटों में, दिन में, महीनों में, अनिश्चितकालीन के लिए तक। अनिश्चित, जब सत्रावसान होना होता है, प्रोरोगेशन होना होता है, तो पीठासीन अधिकारी, स्पीकर या उपराष्ट्रपति महोदय कहते हैं कि सत्र को अनिश्चित काल तक स्थगित किया जाता है। और फिर राष्ट्रपति साहब एक घोषणा कर देते हैं कि सत्र का अवसान किया जाता है, और इस आधार पर वह सत्र अवसान हो जाता है, प्रोरोगेशन हो जाता है। अवसान शब्द हम वहां से लाए जैसे सूरज के लिए, सूरज का अवसान होता है, सूरज डूबता है, खत्म नहीं होता। इसी तरह से हमारा सत्र डूबता है, छुप जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन सत्र मरता नहीं है, क्योंकि हमारे सारे सदस्य उसमें होते हैं और वहां काम भी चलता रहता है। तो ये बड़ा सोच समझ के शब्द लाया गया संविधान में, प्रोरोगेशन, अवसान। जैसे सूरज कभी खत्म होता नहीं, खत्म होता, इधर दिख रहा होता है, फिर हमें दिखना बंद हो जाता है और छुप जाता है। ऐसे ही सत्र प्रभाव में होता है और फिर जाके छुप जाता है। सर वैसे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करते हैं। ऐसा कोई काम है जो राष्ट्रपति खुद अपने मन से कर सकते हैं? अभी राष्ट्रपति पूरा पढ़ लो तब बताएंगे। 3 जगह ऐसी स्थितियां बनती हैं जहां राष्ट्रपति को अपने मन से निर्णय लेना पड़ता है। वो तीनों स्थितियां वो होती हैं जब संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री नहीं होते। जैसे किसी को बहुमत ना मिले तो किसको प्रधानमंत्री की शपथ दिलानी है, ये एक काम। दूसरा, अगर जो प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तो किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। और तीसरा काम होता है, यदि प्रधानमंत्री सदन में बहुमत खो दे तो सत्र को, तो लोकसभा को स्थगित करने का वो प्रस्ताव करते हैं और उस पर निर्णय लेने का, भंग करने या स्थगित करने। तो भंग करने का जो निर्णय होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस, वो राष्ट्रपति अपने मन से करते हैं। तो राष्ट्रपति अपने मन से वो 3 काम करते हैं जो कि संवैधानिक रूप से जब प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं होते हैं। जब तक प्रधानमंत्री हैं घोषित तौर पे, राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं करते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? एक और आया है सर, एंग्लो इंडियन क्यों कहते हैं? वो तो बहुत साल से यहाँ रह रहे। एक्चुअली जो वो शर्त थी, आप लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे, उसमें दिया गया है आपकी किताब में कि जो ब्रिटिश और भारतीय परिवारों से मिलकर लोग पैदा हुए थे। और अगला पॉइंट लिख लो, तब एंग्लो इंडियन समझाते हैं कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर। ये विधायी शक्तियों में ही अगला पॉइंट है। ये किस आर्टिकल के तहत होता है? 331, अनुच्छेद
31 के तहत यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहां पर 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं। इसका प्रावधान इसलिए किया गया था कि बहुत समय तक उन लोगों ने हम पे शासन किया था, कुछ अत्याचार की खबरें भी थी। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि जनता उनके साथ कुछ गलत करे या उनके हित मारे जाए, तो उनको भी, जो अब तो भारतीय नागरिक के ही रूप में है लेकिन है एंग्लो इंडियन, तो उनको भी यहाँ जोड़ा गया। ठीक है बेटा, एंग्लो इंडियन। यहीं पे एक लिख लो, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर इन काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ब्रैकेट में लिख लेना किस किस क्षेत्र से होता है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा। आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। इन 4 क्षेत्रों में काम करने वाले 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ये भी इनकी विधायी शक्तियों में अगला पॉइंट लिख लो। अगला, सत्र संबोधित करना, एड्रेस द सेशन। अब एड्रेस कब कब राष्ट्रपति करते हैं? लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम बैठक और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को राष्ट्रपति अभिभाषण करने आते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण, एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एड्रेस कब कब होता है? लोकसभा चुनाव के बाद प्रथम बैठक में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की बैठक में एड्रेस करना। ठीक। और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? अगला राष्ट्रपति का अधिकार लिख लो या शक्तियां लिख लो, बिल पर अनुमति देना। बिल पर अनुमति देना, बिल मतलब विधेयक। बिल पर राष्ट्रपति यदि अनुमति नहीं देते हैं तो वो बिल कभी भी एक्ट नहीं बनता, वह विधेयक कभी भी अधिनियम नहीं बनता। तो राष्ट्रपति जब अनुमति देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तभी विधेयक, बिल एक्ट में तब्दील होता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 111, 111। हाँ बेटा, मैं मनोनीत हो सकता हूं। मैं तो साहित्य में भी हूं, मैं कला में भी हूं और समाज सेवा में भी हूं। विज्ञान पहले पढ़ के छोड़ दी ग्रेजुएशन तक, तो विज्ञान छोड़ दो तो समाज सेवा भी कर रहा हूं। हमारा श्रेष्ठ फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है। कला के क्षेत्र में भी अध्यापन एक कला है, समाज सेवा से जुड़ा हुआ मामला है। और साहित्य में चूंकि लिखता पढ़ता रहता हूं, हिंदी साहित्य से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, रिसर्च भी लिटरेचर से है, तो मैं हो सकता हूं। अब दीप्ति, तुम राष्ट्रपति बनना तब मुझे मनोनीत कर देना। ठीक, चलो आगे पढ़ो। विधेयकों पर अनुमति, हेडिंग है अनुच्छेद 111, वन। अरे अंबेडकर साहब ने जो अनुच्छेद बनाए ना, बड़े मजेदार बनाए। अभी राष्ट्रपति के पढ़ने में मजा आएगा। अभी मैं तुम्हें कौन सा पढ़ाने जा रहा? वन। अनुच्छेद 111, वन। ये कौन सा आर्टिकल? 111। इस आर्टिकल में क्या बताया गया? विधेयकों पर अनुमति। विधेयकों पर अनुमति। अब कोई भी कानून बनता है तो उसकी एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि सदन, जो हमारे 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव आएगा। जब वो प्रस्ताव आता है तो उसको हम विधेयक कहते हैं। वो विधेयक सदन के पटल पर रखा जाता है। अभी आगे पूरी प्रक्रिया पढ़ाएंगे, शॉर्ट में भी समझा देना। फिर उस पर सदन में विचार होता है, फिर उस पर बहस होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है। अगर एक सदन से पास होके दूसरे सदन जाता है तो दूसरे सदन में भी फिर यही प्रक्रिया होती है कि वहां बहस होती है, वोटिंग होती है। ये आगे डिटेल पढ़ाएंगे। पहले खंडवार होती है, फिर पूर्ण रूप से होती है, चरण वाइज होती है, उसमें समिति को भी जाता है। जब दूसरा सदन भी पास कर देता है तो उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति साहब के पास जाता है और राष्ट्रपति साहब विधेयक पर यदि अपनी अनुमति दे देते हैं तो तीनों हिस्सों से पास हो जाता है और फिर वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, वो बिल एक्ट बन जाता है। यहीं पे एक बात बता दे रहा हूं जो किताब से तुम लोग पढ़ लेना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे
जीएसटी के संबंध में या कोई भी जो संविधान संशोधन होता है, तो संविधान संशोधन विधेयक हमेशा सीरियल नंबर अलग होगा और संविधान संशोधन अधिनियम तो उसका सीरियल नंबर अलग होगा, क्योंकि जरूरी नहीं हर विधेयक अधिनियम बन जाए। ठीक है, अधिनियम बनने के लिए जरूरी है तीनों जगह से पास हो, लोकसभा में पास हो जाए, राज्यसभा में पास हो जाए और राष्ट्रपति से पास हो जाए। लेकिन कोई विधेयक पेश किया गया तो सीरियल नंबर तो उसका वही हो जाएगा, लेकिन अगर तो वो आगे जाके पास नहीं हो पाया तो अधिनियम वाला सीरियल बदल जाएगा। इसलिए कोई भी संविधान संशोधन विधेयक के रूप में अलग सीरियल नंबर और अधिनियम के रूप में अलग सीरियल नंबर, इसको भी आगे ध्यान रखना। अब जो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की प्रावधान है, इसमें 3 स्थितियां बनती हैं सामान्य रूप से। कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होके गया तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकते हैं। ठीक, इसमें लिखा हुआ है जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है। परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वे विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनः स्थापन की वांछनीयता पर विचार करें जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति नहीं रोकेगा, इस आर्टिकल में मुख्य रूप से 3 बातें कही गई हैं। पहली बात क्या कही गई कि राष्ट्रपति अनुमति देता है या राष्ट्रपति अनुमति रोक लेता है। ठीक, अभी यहीं से पॉकेट वीटो आ जाएगा रोक लेने से। फिर जो तीसरी बात कही गई कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजेगा और अगर जो पुनर्विचार होने के बाद संशोधन सहित या संशोधन रहित, विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट फिर बिल पास होके आ जाएगा सदनों से तो राष्ट्रपति को अनुमति देनी ही होगी। इससे अभी आ जाएगा तुम्हारा निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो। ठीक, अब यहां पर ये तो हमने आर्टिकल 111, लेकिन इसी 111 को हम लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, एक लाइन स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मतलब स्टॉप क्या होता है, वीटो। तो यहीं से पैदा हो जाती है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। हेडिंग डालो, राष्ट्रपति का वीटो अधिकार, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। शॉर्ट में बता देता हूं, वीटो परीक्षा के नजरिए से पूछा जाता है। सबसे पहले तो वीटो का अर्थ क्या होता है हिंदी में, ये अंग्रेजी टर्म है, हिंदी में इसको कहते हैं, वीटो का मतलब होता है नकारात्मक विशेषाधिकार। लिख लेना, व्हाट इज वीटो? निगेटिव प्रिविलेज राइट। प्रिविलेज राइट का मतलब हो जाता है कि जो राइट किसी के ही पास होता है, और वीटो मतलब नकारात्मक। ठीक, हाँ, साहिल बता रहे हैं रोकना, बिल्कुल सही बात बेटा, रोक देना। लेकिन ऐसा रोकना जो रोक दिया तो रोक दिया, ना तो ना, फिर हाँ नहीं, इसलिए इसे विशेषाधिकार कहते हैं। ये सबके पास नहीं होता। तुम भी बहुत चीजें रोकते हो लेकिन वो वीटो नहीं। तुमने कहा रुक जाओ, वो नहीं रुका, चला गया, तुम क्या करो, कोई बात नहीं। लेकिन वीटो जिसको दिया जाता है, उसने कहा रुक जाओ तो फिर रुकना ही पड़ेगा, फिर आप जा नहीं सकते, फिर वो काम हो नहीं सकता। ठीक, सामान्यतः वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा में आता है। सब लोग जानते हैं कि जब जब भारत को वहां का सदस्य बनने की बात आती है तो चीन वीटो कर देता है, चीन वीटो मना कर देता है। लेकिन वीटो कर देता है मतलब ना तो ना, फिर बाकी चारों मिलके हाँ करते रहते हैं, एक ने ना कर दिया तो वो काम नहीं होगा। तो इसीलिए वीटो स्पेशल पावर होती है, विशेषाधिकार होता है, और ये नकारात्मक रूप से होता है। तो वीटो के बारे में हम तुम्हें यहाँ पे तीनों वीटो शॉर्ट में बता दे रहे हैं। तुम किताब में उसको डिटेल पढ़ लेना, फिर भी कोई डाउट होंगे तो कल हमसे पूछ लेना। भारत में 3 वीटो प्रचलित हैं, अमेरिका में 4 होते हैं, वो भी चौथा लिखा देंगे, लेकिन वो भारत में नहीं होता। पहला भारत में लिख लो, अत्यांतिक वीटो, इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो।
अत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो? अत्यांतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो? ये कहां के संविधान से हमने प्रेरित होकर अपने यहां किया है? जो हमने लिखा है कि अनुमति रोक देता है या नहीं देता है, इस संदर्भ में यूज होता है। ये हमने यूके के संविधान से लिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहां भी राजा को ये अधिकार होता है, लेकिन इसके अंदर का खेल जब बताएंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट लिख लो, यह केवल गैर सरकारी विधेयकों पर होता है। बेटा, वीटो पावर राष्ट्रपति को सिर्फ मिलती है, तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक? है अपने यहां स्पेशल वीटो क्यों नहीं है? अत्यांतिक पढ़ा रहा हूं, पढ़ो तो साहिल बेटा। एब्सोल्यूट वीटो, अत्यांतिक वीटो, लेकिन ये किस पे है? आगे लिख लो, ओनली फॉर नॉन गवर्नमेंट बिल, गैर सरकारी। गैर सरकारी की कहानी क्या है? अगर जो मंत्रियों द्वारा कोई विधेयक सदन में पेश किया जाता है, यदि कोई विधेयक मंत्रियों द्वारा सदन में पेश किया जाता है तो वह सरकारी विधेयक है। और अगर जो मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का हो, कोई विधेयक पेश करता है तो वो गैर सरकारी विधेयक होता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर जो आदरणीय संतोष जी कोई बिल पेश करेंगे सदन में तो वो सरकारी विधेयक होगा, और आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी अगर जो कोई विधेयक पेश करेंगे तो वो गैर सरकारी विधेयक होगा, क्योंकि आदरणीय धर्मेंद्र कश्यप जी गैर सरकारी सदस्य सदन में माने जाते हैं। भले ही बीजेपी में है लेकिन मंत्री नहीं है। मंत्री जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर है उनको हम सरकारी सदस्य कहते हैं। और कोई बिल दोनों सदनों से पास होके गया, राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। हाँ बेटा, राज्यपाल को भी है। अभी राज्यपाल आने दो तब पढ़ाएंगे, अभी राष्ट्रपति तो समझ लो, बीच में घबराने लगते, जल्दी जल्दी सब पता लग जाए। राष्ट्रपति के वीटो पढ़ा नहीं पाए, राज्यपाल को भी होता है। हाँ होता है। ठीक, तो क्या बता रहा था? गैर सरकारी। अगर जो गैर सरकारी है तो वो भले ही हमारी पार्टी के किसी सदस्य ने ला दिया हो, लेकिन मंत्री नहीं लाया है तो वो गैर सरकारी है। अब सदन में बहुमत होता है पार्टी का, सदस्यों का, उन्होंने वोट करके पास कर दिया, लोकसभा में भी पास हो गया, राज्यसभा में भी, राष्ट्रपति के पास गया। लेकिन प्रधानमंत्री को यह लग रहा कि अगर जो यह कानून पास हो गया तो हमें दिक्कत हो जाएगी, तो राष्ट्रपति जी धीरे से किससे कहेंगे? वो प्रधानमंत्री जी धीरे से किससे कहेंगे? राष्ट्रपति जी से। और राष्ट्रपति जी क्या कर देंगे? अत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। और एब्सोल्यूट वीटो होते ही वो बिल फिर पास नहीं होगा। मतलब अगर जो प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा सदन में तो पास हो जाएगा। वोट बैंक की राजनीति है, कोई मुद्दा है, खुलेआम नहीं कहा जा रहा है। चलो चोरी से तुम्हें बता दे रहा, किसी और को मत बताना, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कल पूछा है ना कि 2 दिन के लॉकडाउन से क्या होगा, ये वीकेंड लॉकडाउन। तुम लोगों को जान के आश्चर्य होगा ये वीकेंड लॉकडाउन क्यों किया गया? कांवड़ रोकने के लिए। लेकिन अगर जो सरकार घोषित तौर पे ये कह देती तो उसका जिस धर्म से सबसे बड़ा वोट बैंक है उसके अंदर ये असंतोष हो जाता कि हमारी कांवड़ रोक दी गई। इसलिए कांवड़ रोकने के लिए क्या किया गया है? 52 घंटे का। फ्राइडे रात को लगाएंगे, सैटरडे रहेगा, संडे रहेगा, मंडे 5 बजे खोल देंगे। तो मंडे 5 बजे तक ही सब लोग कांवड़ लाते थे, मंडे को तो चढ़ाई जाती है, तो कांवड़ के लिए कोई निकल ना पाए इसलिए ये लॉकडाउन है। लेकिन कतई सरकार नहीं कहेगी, कहा नहीं जाता, शासन में रहते हुए कुछ काम कर दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक। इसलिए सरकार में भी बहुत सारे काम होते हैं जो बिना कहे कर दिए जाते हैं। जैसे कोई विधेयक गैर सरकारी सदस्य ने पेश किया, खुल के वहां पे सरकार उस पर नहीं बोल रही है, वोटिंग हुई, हमारी ही पार्टी के सदस्यों ने ज्यादा उधर वोट कर दिए तो प्रधानमंत्री वहां तो चुप्पी मारे हुए हैं। विधेयक पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, उन्होंने कहा साहब इसको पास मत करना। चूंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर जो सरकारी विधेयक है तो आप एब्सोल्यूट वीटो नहीं कर सकते, और अगर जो गैर सरकारी है
तो आप एब्सोल्यूट कर सकते हो, तो उन्होंने अत्यंतिक वीटो यूज कर लिया। एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक वीटो, ये सिर्फ और सिर्फ गैर सरकारी विधेयक पर होता है। सबसे पहले इसका प्रयोग राजेंद्र प्रसाद ने 1953 में किया था, ठीक है, PEPSU बिल पर, तो ये होता रहा है। नंबर 2, सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, वहां निलंबनकारी। और निलंबनकारी क्या है ये अभी हमने आपको बता दिया है, क्या? पुनर्विचार के लिए भेजना, फॉर रिकंसिडरेशन, और आफ्टर रिकंसिडरेशन, विद अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट, कंपल्सन फॉर प्रेसिडेंट। ठीक, सस्पेंसिव में और कुछ नहीं होता। निलंबनकारी नाम क्यों दिया गया? कि कोई भी बिल, अधिनियम बनने में थोड़ा विलंब हो जाता है, तुरंत नहीं बन जाता। एक बार आया, दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजा, दोबारा ठीक वैसा ही पास करके भेज दिया तो पास करना पड़ेगा, यह है निलंबनकारी। और तीसरा लिख लो, तीसरा है पॉकेट वीटो, जेबी। पॉकेट, जेब में ये पॉकेट होती है, जेब, इसी से इसका नाम पड़ा है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जेब। ये कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। अमेरिकी संविधान से प्रेरित है यह वीटो पावर राष्ट्रपति के लिए। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक लेते हैं। राष्ट्रपति किसी भी बिल को अनिश्चित काल के लिए अपने पास रोक लेते हैं। राष्ट्रपति के पास बिल आया, उन्होंने अपनी मेज पे रख लिया, न हाँ की, न ना की, न पुनर्विचार किया, कुछ नहीं, और रख के चुपचाप बैठ गए। इसको कहते हैं अपनी जेब में रख लिया, जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। इसमें अब राष्ट्रपति जी चूंकि बहुत बड़े आदमी हैं, तो कोई उनसे जाके तो कहेगा नहीं कि तुम साइन करो। ऐसा राष्ट्रपति तब करते हैं जब प्रधानमंत्री से गुस्सा होते हैं। इसका प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया था जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिखों का नरसंहार होता रहा था और राजीव गांधी को वो फोन करते रहे थे और राजीव गांधी ने नरसंहार नहीं रुकवाया था। उसके बाद राजीव गांधी ने सदन से पास करके भारतीय डाक विधेयक भेजा था, अब तो अधिनियम हो गया भारतीय डाक विधेयक। उसको ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो यूज करते हुए अपने पास रख लिया था, ना की थी ना हाँ की थी। लेकिन बाद में जब सरकार बदली और नए राष्ट्रपति महोदय आए जिनका नाम था वेंकट रमन साहब, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और फिर वो विधेयक अधिनियम बन गया था। तो आज तक पॉकेट वीटो एक बार 1986 में यूज हुआ है, 1986, और 89 में वेंकट रमन साहब द्वारा इसको पास कर दिया गया था। ये 3 प्रकार के वीटो हैं, ठीक है दोस्त, ये 3 वीटो भारत में प्रचलित हैं। वीटो के बारे में बता दिया। अब यहीं पर राज्य की विधायिका में क्या होता है वो हम कल क्लास शुरू करते हुए बता देंगे। आगे राष्ट्रपति की शक्तियों पर विस्तार पूर्वक बात करने के लिए हम लोग कल फिर 10 बजे मिलेंगे। यहां तक जो भी बात हुई उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो धन्यवाद, थैंक यू। और कल आज के सारे क्वेश्चन, आगे राज्य विधायिका में क्या होता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पूरी करने के बाद सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है, तो बेटा सबसे ज्यादा यूज होता है सस्पेंसिव वीटो, और सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, अत्यंतिक वीटो, जिसकी खबर भी नहीं बनती, गैर सरकारी। लेकिन भारत में वीटो प्रयोग ही नहीं होता है, भारत में वीटो का यूज ही नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में पास ही नहीं होने देते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति वीटो यूज करते हैं। तो ये इसलिए मामला है, ठीक बेटा, कोई भी यूज नहीं होता। सबसे ज्यादा कौन सा हुआ है, तो सस्पेंसिव और अत्यंतिक। पॉकेट एक बार हुआ है और बाकी होता ही नहीं, ठीक है, थैंक यू। और कल फिर इसके आगे हम लोग बातचीत शुरू करेंगे, डिटेल में जो भी तुम लोगों के क्वेश्चन होंगे कल हमसे पूछिएगा। आज के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।